नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं, या ये गुजरात लॉबी क्या कर रही है, पूरे देश में जहर फैला रही है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है, पूरे देश में दंगे करवा रही है, पूरे, और मात्र चुनाव जीतने के लिए, देश की सत्ता पर काबिज रखने के लिए। लेकिन खुद अगर उनका ही इतिहास देखा जाए, क्रांतिकारियों में भी जहां 7 करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात से शहीद नहीं आते, वहीं 15-20 करोड़ अगर आप मानते हैं मुसलमान, तो शहीदों में क्रांति का मतलब भारत की आज़ादी से पहले भी और भारत की आज़ादी के बाद अब तक भी सीमाओं पर शहीद होने वालों में मेरा जहां तक अनुमान है कि कम से कम मुसलमानों का योगदान या परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम से कम शहीदों में 5% तो जरूर होंगे। सेना में भी जाते हैं, शहादत भी देते हैं, आपने बार बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, और क्रांति का 1947 के पहले भी। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन पर ये उंगली उठाते हैं, वो एक उंगली तो उधर जाती है मुसलमानों पर, लेकिन 4 उंगली जो है वो इनकी तरफ मुड़ती है, सवाल लेकर के कि आपने क्या किया है देश के लिए, आपने कौन सा बलिदान दिया है देश के लिए। और अब तो बात लोग कहने भी लगे हैं, सामने भी आने लगा है कि ये तो हमेशा अंग्रेजों से मिले हुए रहे, मिल के रहे, उनकी दलाली की, उनकी गुलामी की, उनकी मुखबिरी की, उनको आप प्रचार प्रसार करवाया। और आपको पता भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी गुजरात से में ही हुई थी। भारत गुलामी भी झेला 1.5-2 साल उसी के कारण, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण ही। खैर, ये मुद्दा, ये बात काफ़ी गंभीर है, और किसी मतलब जब ये उंगली उठाते हैं दूसरों पर, उस समय अभी मोदी जी की टीम, मोदी जी का IT सेल, मोदी जी के लोग बड़े धड़ल्ले से ये बात कहते हैं, और इनकी सरकार के लोग तो नारा भी लगवाते हैं, मंच से कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के मतलब हेट की पराकाष्ठा पर आज ये पहुंच चुके हैं, और उसी हेट के चलते और उसी हेट का फायदा उठा करके जिस नफरत को फैलाते हैं ये, उसका फायदा उठाकर ही ये सत्ता में बैठे हैं और राज कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि जब इनके बारे में विश्लेषण करोगे आप और समझने की कोशिश करोगे तो आपको शायद बात समझ में आ जाए जो मैंने कहा। ये इनका इतिहास है, ये इनका इतिहास रहा है। देश के लिए कभी भी इन्होंने हथियार नहीं उठाया है, देश की रक्षा के लिए, अस्मिता के लिए, देश के लिए लड़ा, ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, और इन्होंने किया भी नहीं है। हाँ, अगर किया है तो कोई अगर इसको अपडेट कर सके तो बताए कि किसने किया है, कौन है, या मैं गलत हूं, या ये बताए कि सही में ब्लैक मनी उनके पास नहीं, दूसरे के पास है, या ये बता सकता है कि मैंने कहा कि वेलफुल डिफॉल्टर कौन है, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले कौन हैं, इंस्टीट्यूशनल क्राइम करने वाले कौन हैं, फ्रॉड और भगोड़े कौन हैं, पैसा लूट कर भागने वाले कौन हैं। और जब ओवरऑल इकोनॉमिकल स्टडी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 80% भारत के संसाधनों पर, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे 80%
संसाधनों पर इनका ही कब्जा है। और यही देश के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। ये अक्सर आपको डराते हैं मुसलमानों से, लेकिन अगर सही में कहीं खतरा है देश को किसी से, तो इनसे ही है। आप खुद देख लीजिए, भगोड़ों का नाम देख लीजिए, फ्रॉडों का नाम देख लीजिए। और आज जिस विषय को आपके सामने रखना है, यानी OCCRP, जो एक हिंडनबर्ग 2.0 रिपोर्ट लेके आ रही है, 2.0 रिपोर्ट लेके आ रही है, दूसरी रिपोर्ट लेके आने वाली है, उसमें भी लगभग यही होगा, आप समझ सकते हैं। और मैंने कहा जो आंकड़े मैंने आपको बताए, इसी आंकड़े से मिली जुली रिपोर्ट, मैंने इसीलिए ये आंकड़े बताए, और इसी आंकड़े से मिली जुली रिपोर्ट हिंडनबर्ग 2.0 में आएगा। लोग वो बातें करते हैं जो अभी लोगों ने ये नहीं कहा किस बारे में रिपोर्ट आएगा, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा अनुमान है या मेरा रिसर्च ये कहता है कि इसी सब्जेक्ट, इसी बात को लेकर आएगा। रिपोर्ट अडानी केंद्रित होगा। अब आप कहेंगे कि अडानी केंद्रित मतलब मोदी केंद्रित होगा। सारे घोटाले के मास्टरमाइंड तो मोदी हैं और अडानी तो एजेंट हैं। अडानी तो सरकार बदलने दीजिए, सरकार बदलने के बाद अडानी अप्रूवर बन जाएगा, यानी सरकारी गवाह बन जाएगा, सारे कच्चे चिट्ठे खोलेगा। क्या क्या घोटाले किए हैं नरेंद्र मोदी जी, कहां कहां किए हैं, और यह रिपोर्ट उसी से रिलेटेड है, आएगी। जहां तक मेरा अनुमान है, ये मेरा वर्जन है, मैं इसे सत्यापित नहीं करता, क्योंकि ये अनुमान है। ये ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट्स है, मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि मैं इसे आप एग्जैक्ट आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा वर्जन है, मतलब मेरा रिसर्च जो कहता है उसके अनुसार ये होने वाला है। तो होने वाला क्या है, मोदी के ऊपर सीधे आरोप, इस बार अडानी पर नहीं, इस बार सीधे मोदी पर आरोप आधारित रिपोर्ट्स आएगी। उस रिपोर्ट्स में जो आने वाली रिपोर्ट है OCCRP की द्वारा हिंडनबर्ग 2.0, उसमें नरेंद्र मोदी के सारे घोटालों का पर्दाफाश होगा, उस पर रिपोर्ट होगी। लेकिन मुख्य क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। जैसे काले धन को अंडरग्राउंड करके नरेंद्र मोदी ने हर काले धन वाले से हिस्सेदारी लेकर 50% उसे अपने चाटुकारों या अपने जो उनके लिए काम करते हैं उनके नामों से ट्रांसफर करवा करके जो 300 लाख करोड़ ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड किया नरेंद्र मोदी ने, उससे संबंधित रिपोर्ट होगी। और वही पैसा जो विनोद अडानी जैसे चोर जो विदेशों में बैठ करके सेल कंपनियां बना करके, फ्रॉड कंपनियां बना करके और टैक्स हेवन के देशों से, या यूं कह सकते हैं कि जिनसे डबल टैक्सेशन ट्रीटी भारत की है, उन देशों के जरिए भारत में जो पंप करते हैं पैसे, और वो पैसे आकर के अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी, अडानी के नाम से है तो नरेंद्र मोदी का, तो उस पैसे से जब खनिज खरीदते हैं यहाँ, एयरपोर्ट खरीदते हैं यहाँ, सीमेंट कंपनियाँ खरीदते हैं यहाँ, कोयला खरीदते हैं यहाँ, कोयला खदानें खरीदते हैं, और बिजली पर कब्जा करते हैं, रोड पर कब्जा करते हैं, पोर्ट अपने कब्जे में ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, रेलवे खरीद रहे हैं, भारत के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं,
तो वो एक लंबी प्लानिंग के अनुसार नरेंद्र मोदी ये घोटाले करके और ये सब अडानी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और देश का जो लूट रहे हैं, यानी देश का जो गमन कर रहे हैं, या देश का जो इस तरह से उस पर यह रिपोर्ट आधारित होगी। इस बार अडानी केंद्र में नहीं होगा, इस बार नरेंद्र मोदी सीधे केंद्र में होंगे। और ऐसे बहुत से बिजनेसमैन केंद्र में आएंगे, इवन ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोग, या फिर विनोद अडानी, या ऐसे लोग नरेंद्र मोदी के लिए अंडरग्राउंड तरीके से, जो नरेंद्र मोदी की टीम के अंडर कवर, गुजरात लॉबी के अंडर कवर एजेंट हैं, ऐसे बहुत से लोगों के नाम सामने आएंगे। और मैंने कहा कि जो 80% ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनके नाम सामने आएंगे। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आएगी। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि यह रिपोर्ट अब, इस बार की रिपोर्ट अडानी तक सीमित नहीं रहेगी। इस बार की रिपोर्ट सीधे नरेंद्र मोदी पर होगी। ओसीसीआरपी द्वारा जो हिंडनबर्ग 2.0 आपके सामने लाया जाएगा रिपोर्ट्स, मेरा अनुमान है कि उसमें सीधा मोदी कटघरे में होंगे। सीधा वो जिन बातों को मैं अक्सर कहता रहा, बताता रहा आपको, कि नरेंद्र मोदी की ये बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां हैं, अडानी का पूरा ग्रुप और पतंजलि का पूरा ग्रुप और ऐसे बहुत से ग्रुप नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्तियां हैं, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री रहते खड़ा किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको और खाद पानी दिया, यानी और पैसे दिए ब्लैक मनी के। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी पहली, उस समय अडानी पूरी तरह से डामाडोल हो गए थे और उनके शेयर के धड़ाधड़ गिर रहे थे। तब मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने बार बार यही बात दोहराई है कि अडानी का कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अडानी नहीं है, मोदी है। और कुछ इसलिए नहीं होने वाला है कि जहां 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के अंडर में है, उनके हाथ में है, विदेशों में जमा पैसा, ब्लैक मनी, तो उससे वो चाहे तो 20 अडानी रातों रात खड़ा कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है एक अडानी को थोड़ा और फंड दे करके जो कर्जे हैं वो दबा लेंगे, जो रिपोर्ट्स है वो दबा लेंगे, जो कर्जे हैं वो चुका देंगे और फिर से जो है स्टेबल कर लेंगे, स्टे कर लेंगे। वही किया उन्होंने। संसद चीखता चिल्लाता रहा, चीखते चिल्लाते दम तोड़ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी अडानी का नाम तक नहीं लेने दिया संसद में, ना खुद लिया ना किसी को लेने दिया, और लेने की कोशिश जिसने किया उसे संसद से बाहर भी निकलवा दिया, यानी राहुल गांधी। हालांकि ये सारी चाल जो थी, नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि वो खेल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ खेल हो रहा था। और इस खेल के माहिर और खिलाड़ी अगर प्लेयर अगर कोई था तो वो राहुल गांधी थे। यह अलग बात है। आज अभी भी मात पे मात खा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये रिपोर्ट भी बाद में यह कही जाएगी कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने रिपोर्ट लाई है, और सही बात है। और ये गलत बात भी नहीं है, ये सही बात है। यह सही बात है कि भारत के बहुत से पत्रकार इस रिपोर्ट को लाने में सहयोग कर रहे हैं। पहली रिपोर्ट को भी लाने में सहयोग किए थे बहुत से पार्टियां, और सीधे कांग्रेस की बात अगर करो तो कांग्रेस भी, तो क्यों नहीं करेगी? आप अगर चोरी करोगे, आपकी चोरी पकड़ने में, चोर को पकड़ने में
कोई भी कर सकता है, करे तो गलत क्या है? आप ये नहीं कहोगे कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूं, मैं चोर क्यों हूं, और आपको जो पकड़े पकड़वाए उसको गलत कहोगे। ये तो कोई नियम नहीं है, ये तो कोई सिद्धांत नहीं है। चोर को पकड़ने के लिए तो सीधे पुलिस भी कहती है भाई कि जो सूचना देगा, जो हम बात को हमारे तक लाएगा, उसको इनाम भी मिलेगा। तो कांग्रेस जैसी पार्टी या फिर बहुत से ऐसे पत्रकार जिन्होंने इस पहली हिंडनबर्ग 1 रिपोर्ट लाने में सहयोग किया होगा, उनका तो देश को आभारी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। कम से कम राष्ट्रवादी, देश के राष्ट्रवादी लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी के भक्तों की बात मैं नहीं करता, उनके लिए तो सब कुछ जायज है। तो इस रिपोर्ट में काले धन का पूरा खुलासा होगा। काला धन किसके पास है, काला धन का अब ओनर कौन है, मालिक कौन है, किसके पास पैसा है, और उस काले धन से भारत में क्या क्या किया जा रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स आने वाली है। नरेंद्र मोदी भी लग जाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे, और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग तो पैसे के भूखे हैं। वो बिक भी सकते हैं, वो गुमराह भी कर सकते हैं, वो सही रिपोर्ट ना भी दे सकते हैं। इस बात की भी बहुत संभावनाएं हैं। अब रिपोर्ट किस रूप में आती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर जो मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं आती, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सच है कि सारे घोटाले नरेंद्र मोदी ने किए। इस बार के घोटाले में, इस बार के कनेक्शन में वो सारी बातें आएंगी, जैसे नोट लॉन्चिंग, 2000 की नोट लॉन्चिंग, जिसे नरेंद्र मोदी मॉनेटाइजेशन कहते हैं, नोटबंदी कहते हैं, उसमें कितना घोटाला हुआ, कैसे हुआ, और उससे कैसे कितने पैसे जनरेट किए गए, और भारत से बाहर उसको कैसे ले जाया गया, पैसा किसके पास जमा किया गया, कहां जमा किया गया, ये सारी रिपोर्ट्स आ सकती है। काले धन का तो बोला ही, बाकी भारत में जैसे राफेल का घोटाला हुआ, या उसके बाद जो घोटाले किए गए, और मूल रूप से आर्थिक घोटाले, या बैंकों को जिस तरह से गुमराह करके, बैंकों से फ्रॉड करके, और बैंकों का पैसा लूट करके, या फिर यूं कह सकते हैं कि मतलब जिस तरह के घोटालों में सीधे नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, लगभग हर घोटाले में नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं, और घोटाले अब नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी में दम ही नहीं है घोटाले करने के। अगर घोटाला हुआ, अगर घोटाला हो रहा है, अगर कहीं 10 रुपए से लेकर के 10 लाख करोड़ का भी घोटाला हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने बना दी है अपनी सरकार में। तो घोटाला सिर्फ वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। तो रिपोर्ट भी जो आएगी उन्हीं पर केंद्रित होगी। 20 हिंडनबर्ग 20 की रिपोर्ट जो होगी वो नरेंद्र मोदी पर सीधे होगी, उनके घोटालों पर होगी, उनके कारनामों पर होगी। अब इस बार को कैसे नरेंद्र मोदी संसद में या संसद से बाहर, वैसे भी अब संसद की क्या जरूरत रही, अब तो चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी उसे कैसे डाइवर्ट करते हैं। हालांकि उसकी तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके होंगे। ये बात भी है, जहां 300 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के पास है ब्लैक मनी, तो उसमें से 100 लाख करोड़ अगर
जॉर्ज सोरोस को दे दिया और फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो कौन सी बड़ी बात है, वो भी कर सकते हैं। और मैंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के बारे में अगर और कुछ ना कहें तो बस इतना तो कह ही सकते हैं कि वो आदमी पैसे का भूखा है, पैसा उसे चाहिए, चाहे वो चोर से मिले और चाहे वो साहूकार से मिले, चाहे वो पुलिस से मिले, चाहे वो डाकू से मिले, उसे तो पैसा चाहिए और वो पैसे के लिए ही काम करता है। तो ये तो निश्चित है। और ये तो आप भी समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास पैसा देने के लिए तो बहुत है। वो घोटाले सामने तभी आएंगे जब जॉर्ज सोरोस को नरेंद्र मोदी पैसा नहीं देंगे, या उन्हें आपकी मूर्खता पर भरोसा होगा कि आप सब जो भी हमारे उनके बारे में कहा जाएगा उसे आप गलत मान लोगे। कितना भरोसा है, इस अनुमान से नरेंद्र मोदी इन्वेस्ट करेंगे। अब लाख दो लाख करोड़ में भी काम चला सकते हैं, 100 लाख करोड़ भी दे सकते हैं, वो जरूरत के अनुसार। क्योंकि रहा चुनाव की बात, चुनाव में अगर ईवीएम रहा तो नरेंद्र मोदी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब आरोप पे आरोप लगता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि जॉर्ज सोरोस के रिपोर्ट से भी उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनके प्रति समर्पित मूर्ख जनता मूर्ख ही रहेगी, वो नहीं समझ पाएगी, तो वो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, आने दो, देख लेंगे।